हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित बायोलॉजी क्लासेस पर। मैं हूं अमित शर्मा और आज अपने चैनल पर एक जो वीडियो मैं लेकर के आया हूं, इससे मैं शुरुआत कर रहा हूं अपने उन दोस्तों की हेल्प करने की जो रीट, एचटेट, सीटेट या इसी तरह के दूसरे टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। दोस्तों, इन एग्जाम्स में इन्वायरमेंटल साइंस या साइंस के क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं, तो मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है वो लेवल 2 रीट का जो टॉपिक आता है सजीव और निर्जीव, उसे हम पढ़ेंगे। मैं स्टार्ट करता हूं और सबसे पहले यहां लिख लेता हूं सजीव एवं निर्जीव, यानी जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। ठीक है, सजीव को लिविंग थिंग्स और निर्जीव को नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो दोस्तों सजीव और निर्जीव है क्या। ठीक है, आप लोग अपने चारों तरफ अगर नजर घुमा करके देखेंगे तो हमें पदार्थ यानी कि मैटर की अलग अलग अवस्थाएं जो है देखने को मिलेगी। जैसे पंखा है, मेज है, कुर्सी है, ब्लैक बोर्ड है, मार्कर है, टीवी है, कंप्यूटर है। ठीक है, ये एक अलग तरह का जो समूह है वस्तुओं का, जिनको हम निर्जीव बोलते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी जो चलती फिरती हैं, गति करती हैं, वृद्धि करती हैं। ठीक है, छोटे से रूप में जन्म लेती हैं और वृद्धि करके एक बड़ा जो रूप है वो अख्तियार कर लेती हैं। ठीक है, तो इस तरह की वस्तुओं में आप देखेंगे गाय, घोड़ा, बैल, बकरी, गधा, मनुष्य, बंदर, बिल्ली, कुत्ता। ठीक है, इस तरह की चीजें जो है या पेड़ पौधे हैं, इनको हम रखते हैं सजीवों के समूह में, सजीवों की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हमने बोला कि ये दोनों ही क्या है, पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं हैं। ठीक है, उसके बावजूद हम एक जो कैटेगरी है उसको हम बोल रहे हैं निर्जीव और दूसरे को हम बोल रहे हैं सजीव। फर्क क्या है दोनों में, जो इनका आधारभूत फर्क है, वो आधारभूत फर्क जो है वो है जी जीवन। ठीक है, या इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं लाइफ। ठीक है, जीवन या लाइफ, ऐसे वस्तुएं जिनमें जीवन होगा। ठीक है, जीवन उपस्थित होगा। क्या जीवन जो है उपस्थित होगा तो वो क्या बोला जाएगा, सजीव। और जीवन या लाइफ का अभाव होगा। ठीक है, अगर जीवन का या लाइफ का अभाव होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, निर्जीव बोलेंगे। ठीक है, तो जिनमें जीवन है वो सजीव और जो जिनमें जीवन नहीं है, जीवन का अभाव है, उसको हम नाम दे देते हैं निर्जीव। ठीक है, अब बात यहां आ जाती कि जीवन क्या है। ठीक है, तो जीवन को वैसे तो परिभाषित करना मुश्किल है। कई जगह पर आप पढ़ोगे जो जीवन है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो समय होता है, जीवन काल जो होता है, उसी को जीवन बोल दिया जाता है। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो जो जीवन होता है, जो लाइफ है, वो कई सारी क्रियाओं का एक ग्रुप है। कई सारी क्रियाएं जो हैं उस सजीव के शरीर में होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनके अंदर जीवन पनपता है, जबकि निर्जीवों में वो क्रियाएं देखने को नहीं मिलती, इसलिए उनके अंदर जीवन भी पनपता नहीं है। ठीक है, जीवन वास्तव में क्या, कई सारी क्रियाएं हैं, जैसे पोषण है, उत्सर्जन है, परिसंचरण है, श्वसन है, प्रजनन है। ठीक है, गति है, वृद्धि है। ये सब ऐसी क्रियाएं हैं जो आपको किसमें देखने को मिलेंगी, सिर्फ सजीव में देखने को मिलेगी। निर्जीव के अंदर इस तरह की क्रियाओं का अभाव होता है, वो अनुपस्थित होते हैं, इसीलिए निर्जीवों के अंदर जीवन उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। अब सजीवों में किस तरह की क्रियाएं देखने को मिलती हैं और निर्जीवों में वो जो क्रियाएं हैं वो अनुपस्थित रहती हैं, तो इनका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं। हम अपने पेपर के अंदर जो इससे रिलेटेड, इन अंतरों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें फायदा उठाना है किस चीज का, सजीव और निर्जीवों के बीच के मध्य जो अंतर है, जो हमसे ये जो सरकारें हैं ये पूछेगी अपने एग्जाम में, हमें वो चीजें पढ़नी है कि सजीव के अंदर
जो होंगी और निर्जीव में नहीं होंगी। यानी कि हम अब जो पढ़ेंगे वो क्या है, अंतर है किसके, सजीव के और निर्जीव के। तो जी इसको तो हम कर देते हैं रब, और इस बोर्ड पर अपन बना लेते हैं एक रेखा, जिसकी एक तरफ हम लिखेंगे क्या, सजीव वस्तुएं, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखेंगे हम निर्जीव वस्तुएं, ठीक है। एक तरफ सजीव वस्तुएं, दूसरी तरफ निर्जीव वस्तुएं। तो सबसे पहला जो फर्क आता है, सबसे पहला जो अंतर है वो ये कि जो सजीव होते हैं उनके शरीर में जीवन की सबसे छोटी इकाई, जिसको हम नाम देते हैं जी कोशिका, या इंग्लिश में रॉबर्ट हुक ने बोला था क्या, सेल। तो सजीवों के अंदर कोशिका जो है ये उपस्थित होती है, निर्जीवों के अंदर कोशिका देखने को नहीं मिलती, ठीक है। सजीवों में क्या होगी, जीवन के सबसे छोटी इकाई, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम नाम दे देते हैं जी कोशिका या सेल, ये सिर्फ किस में देखने को मिलेगी, सजीव वस्तुओं में मिलेगी, निर्जीव में नहीं मिलेगी, ठीक है। अब ये जो कोशिका है ये हो सकती है कि एक हो सकता है कोई सजीव ऐसा हो जिसकी शरीर में सिर्फ एक ही कोशिका हो, तो इस तरह के प्राणियों को हम नाम देते हैं एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव, ठीक है। जैसे उदाहरण जो है जीवाणु हो गए, ठीक है। एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। तो जिनके शरीर में सिर्फ एक ही कोशिका मिलती है वो जीव कौन से हो गए, एक कोशिकीय जीव। उदाहरण क्या हो गया, इसका एग्जांपल क्या हो गया, जीवाणु या बैक्टीरिया। दूसरी तरफ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं, कई कोशिकाएं होंगी, ठीक है। तो उनको हम नाम देते हैं बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। जैसे हम ही हो गए, उदाहरण इसका क्या है, मनुष्य, पेड़, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है, ये बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये तो हो गई जी सजीवों की बात की, कोशिका के आधार पर वो एक कोशिकीय जीव हो सकते हैं या वो बहुकोशिकीय जीव हो सकते हैं। जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं, निर्जीव वस्तुओं में किसी तरह की कोई कोशिका उपस्थित नहीं होती है, तो वहां एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय की बात ही नहीं आ जाती। तो पहला जो है वो क्या है कि कोशिका जो है वो सजीवों में उपस्थित होगी। कोशिकीय संरचना की हम बात करते हैं इसमें, ठीक है भी, ये कोशिकीय संरचना की बात आ गई कि किसी न किसी रूप में कोशिका जो है वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। दूसरा संगठन, ठीक है। सजीव वस्तुओं में ये जो कोशिकाएं हैं ये संगठित होकर के समूह बना करके निर्माण करती हैं अपने से बड़े लेवल के स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। जैसे कोशिका जो है, कई सारी कोशिकाएं जब संगठित होंगी तो वो क्या बना देंगी, उत्तक, जिसको आप नाम दे देते हैं जी इंग्लिश में क्या, टिश्यू, ठीक है। ये कोशिका क्या है, जिसके शरीर में एक ही कोशिका है उसको तो उत्तक वगैरह पढ़ने का कोई झंझट नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप बहुकोशिकीय जीव यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उनके शरीरों में हजारों, लाखों, करोड़ों कोशिकाएं जो है वो उपस्थित होती हैं। और ये जो कोशिकाएं हैं ये एक स्पेसिफिक काम को, एक खास काम को करने के लिए अलग अलग संगठन बना लेते हैं। कोशिकाओं के उसी संगठन को हम नाम देते हैं जी उत्तक या टिश्यू। फिर जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, संयोजी टिश्यू पढ़ा होगा आपने, संयोजी उत्तक,
ठीक है, हमारा जो रक्त है वो संयोजी ऊतक का ही उदाहरण है। ठीक है, अब ऊतक जो है वो कई सारे ऊतक जो है वो इकट्ठे होंगे, यानी कि संगठित होंगे अगर ऊतक, तो उससे क्या बनेंगे, अंग। क्या बना देगा जी, वो अंग बना देगा, जिसको हम इंग्लिश में नाम दे देते हैं ऑर्गन। फिर इसी तरह के कुछ अंग इकट्ठे होंगे, वो बना देंगे जी अंग तंत्र। ठीक है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और जब इसी तरह के कुछ ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होंगे तो वो बना देंगे जी पूरे जीव को, जीव का निर्माण कर देंगे, यानी कि ये बन गया क्या, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बात कहां से शुरू हुई, कोशिका से, यानी कि सेल से शुरू हुई। ठीक है, अब कई सारी जो कोशिकाएं हैं उन्होंने संगठित होकर के, संगठित किस लिए हुई वो, ताकि एक खास तरह का काम वो करवा सके। जैसे रक्त है, संयोजी ऊतक है, हमारे शरीर में परिसंचरण का जो काम है उसमें एक उसका अहम रोल है, अहम भूमिका वो जो है अदा करता है। ठीक है, तो ऊतक बन गया। इस तरह के कई तरह के ऊतक हमारे शरीर में बनते हैं, जैसे कई सारे संयोजी ऊतक हो गए। ठीक है, हड्डी भी संयोजी ऊतक है, हमारा जो कार्टिलेज है वो भी संयोजी ऊतक है। ठीक है, ऊतक कई सारे इकट्ठे होंगे, कई सारे ऊतक जब मिलेंगे तब वो बना देंगे अंग। जैसे अमाशय है, अग्नाशय है, हृदय है, वृक्क है, फेफड़े हैं, ये सब क्या है, अलग अलग अंग है। ठीक है, और फिर एक जैसा काम करने वाले जो अंग हैं वो इकट्ठे होंगे तो क्या बन जाएगा जी, अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। जैसे पाचन तंत्र है आपका, ठीक है, भोजन नलिका, अमाशय, बड़ी आंत्र, छोटी आंत्र, ठीक है, ये सब मिलकर के क्या बना लेंगे, एक पूरा का पूरा पाचन तंत्र बना लेंगे। ठीक है, और इसी तरह हमारे शरीर के अंदर कई सारे अंग तंत्र जो है वो उपस्थित होंगे। तो ये सारे के सारे जो अंग होंगे, अंग तंत्र होंगे, वो इकट्ठे होकर के किसका निर्माण करते हैं, एक जीव का निर्माण करते हैं या ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। लेकिन चूंकि निर्जीव वस्तुओं के अंदर किसी तरह की कोशिका ही नहीं है, तो फिर आगे के जो संगठित स्तर हैं ये भी नहीं बनते, यानी कि निर्जीव वस्तुओं में ना तो कोशिका संरचना होती है और ना ही किसी तरह का कोई संगठन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला अंतर है वो देखिए, जो सजीवों में देखने को मिलेगा और निर्जीवों में देखने को नहीं मिलेगा, तो वो क्या है, वृद्धि और विकास। ठीक है, सजीव वस्तुएं जो है वो वृद्धि और विकास जो है वो दिखाती हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोगों का जो जन्म है, हमारा जब जन्म हुआ होगा तो हम इत्तू से होंगे, छोटे से, बिल्कुल चूहे के जितने। ठीक है, हो सकता है हम में से कोई एक आधा कोई खरगोश के बराबर भी हो, लेकिन जन्म के बाद समय के साथ साथ हमारे अंदर क्या हो रही है, हमारा जो लंबाई है वो बढ़ रहा है, भार जो है वो भी बढ़ रहा है, चौड़ाई भी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं जी, वृद्धि बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वृद्धि। और नियत समय पर, एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में, एक समय के साथ साथ वो जो बदलाव आता है शरीर में, ठीक है, जो परमानेंट बदलाव आता है, जो स्थिर बदलाव आता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वृद्धि और विकास। ठीक है, तो सजीव वस्तुओं में, चाहे आप एक पौधे की बात कर लें, आप बीज डालते हैं मिट्टी में, वो जर्मिनेट करेगा। ठीक है, वो बीज जो है उसमें अंकुरण होगा और उसके बाद में एक छोटा पौधा जो है वो ग्रो करना, बढ़ना शुरू करता है। ठीक है, और बढ़ते बढ़ते वो छोटे से पौधे से बड़ा विशाल वट वृक्ष जो है वो बन जाता है। तो वृद्धि और विकास जो है वो किस में देखने को मिलेंगी, सजीव वस्तुओं में देखने को मिलेंगी, यहाँ पर निर्जीवों में देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, हालांकि अपवाद है, जैसे आप लोगों ने क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया समझी होगी या पढ़ी होगी, सुनी होगी कभी, कि क्रिस्टल बनते हैं, कुछ केमिकल जो हैं ऐसे हैं, कुछ रसायन ऐसे हैं जो क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें जब क्रिस्टल बनना शुरू करता है तो बिल्कुल छोटा सा होता है। ठीक है, और क्रिस्टलीकरण जब होगा तो उसके ऊपर लगातार नया मटेरियल जो है, नया जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, ऐड होता रहेगा, जुड़ता रहेगा, तो वो भी साइज में जो क्रिस्टल है धीरे धीरे
बढ़ जाता है। लेकिन वो जो वृद्धि हो रही है उसमें वो बाह्य वृद्धि बोली जाती है। वो क्या होती है? अगर कोई निर्जीव वस्तु वृद्धि दिखाएगा तो वो बाह्य वृद्धि होगी। ठीक है, उस वृद्धि के लिए जो भी मटेरियल है वो बाहर से उसकी बाहरी जो सरफेस है, बाहरी सतह के ऊपर वो जुड़ेगा, जबकि सजीव वस्तुओं में जो वृद्धि होगी वो आंतरिक वृद्धि होती है। आप ऐसा नहीं, अभी आप बचपन में छोटे से थे तब आपके घर वाले पकड़ पकड़ के आपके जो रोटियां हैं वो ऐसे शरीर पर चिपका दी और रोटी जो है वो आपकी चमड़ी में बदल गई है। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, रोटी आपने खाई, आपके पाचन तंत्र ने उसका पाचन किया, उसके बाद उसमें से जो पोषक तत्व थे वो आपके कोशिकाओं तक गए, कोशिकाएं जो है उनमें वृद्धि हुई और आपका शरीर भी धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर आप चिकनी मिट्टी का एक लड्डू बनाएंगे तो उसमें चिकनी मिट्टी उसको खिलाएंगे नहीं, मिला भी तू खा ले और बढ़ जाए साइज में ना। आप क्या करेंगे, चिकनी मिट्टी ली और उसके ऊपर थिथड़ दी, आपने लगा दी और उसको वापस से गोल कर दिया, तो उसमें वृद्धि हुई, लेकिन क्या होगी, बाह्य वृद्धि होगी। जबकि सजीव वस्तु में जो है वो आंतरिक वृद्धि होती। ठीक है, आंतरिक वृद्धि को इंटुससेप्शन, आंतरिक वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, इंटुससेप्शन। जबकि निर्जीव वस्तुओं में जो बाह्य वृद्धि होती है उसको हम नाम देते हैं एक्रीशन। ठीक है, इंग्लिश में बाह्य वृद्धि को एक्रीशन और आंतरिक वृद्धि को इंटुससेप्शन बोला जाता है। ठीक है, तो वृद्धि और विकास ये सिर्फ सजीव वस्तुओं में देखने को मिलेगा, निर्जीव वस्तुओं में देखने को नहीं मिलेगा। अगला जो अंतर है वो देखिए, अगला अंतर जो होगा वो है उपापचय। उपापचय, या इसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं जी मेटाबॉलिज्म। क्या बोल देंगे, मेटाबॉलिज्म। देखिए, सजीवों की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर बहुत तरह की जैव रासायनिक क्रियाएं चलती हैं। ठीक है, क्या चलती हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं। मैं लिख देता हूं यहां पर, जैव रासायनिक क्रियाएं। ठीक है, जिनको हम इंग्लिश में बोल देते हैं जी बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, और ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं ये कोशिका के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए या नए तत्वों को बनाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, इन सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को ही हम उपापचय की क्रियाएं बोलते हैं। ठीक है, ये दो तरह की हो सकती हैं, पहली अपचय और दूसरी उपचय। ठीक है, एक है अपचय, पहले तो ये समझ लीजिए उपापचय क्या है, कोशिकाओं के अंदर जितनी भी तरह की जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से कोशिका के अंदर जीवन बना रहे, उनको हम बोलते हैं उपापचय की क्रियाएं या मेटाबॉलिज्म। ये दो तरह की हैं, क्या, एक अपचय जिसको हम नाम दे देते हैं जी इंग्लिश में कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अपचय का मतलब कैटाबॉलिज्म, कैटा मतलब काटा, काटा मतलब किसी बड़ी चीज को छोटी छोटी चीजों में तोड़ दिया, और उपचय मतलब, ठीक है, उपचय का मतलब है एनाबॉलिज्म। ठीक है, अब अपचय का मतलब था कैटाबॉलिज्म, कैटा का मतलब किसी बड़े चीज को छोटी चीजों में काट दिया, तोड़ दिया। ठीक है, उसको हमने बोल दिया कैटाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम यहां लिख देते हैं, देखो C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज। और हमारी जो कोशिकाएं हैं श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती हैं, ऑक्सीकरण करती हैं इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या बना देती हैं जी इसका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसके साथ ही क्या है, ऊर्जा बाहर निकलती है जिसका हमारा कोशिका जो है वो इस्तेमाल कर लेती है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज जो कि एक बड़ा यौगिक है, ऑक्सीकरण की इस प्रक्रिया के द्वारा इसे किस में बदल दिया गया है, छोटे छोटे यौगिकों में बदल दिया गया। ठीक है, C6H12O6 की ऑक्सीकरण की गई और ग्लूकोज से क्या बना दिया जी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। साथ ही साथ ऊर्जा जो बनी वो कोशिका ने इस्तेमाल कर ली अपने
कार्य करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक बड़ा यौगिक छोटे यौगिकों में तोड़ा जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, कैटाबोलिज्म। ये किस तरह की क्रिया हो गई, अपचय की क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया है ये, श्वसन जो है वो कौन सी क्रिया है, अपचय की क्रिया है, ठीक है। जबकि अगर हम इसका उल्टा कर लें, ये लोग पौधे क्या करते हैं, पौधे करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उनको ऊर्जा मिलती है कहां से, सूरज की किरणों से, ठीक है। सूरज की जो किरणें हैं, प्रकाश जो है वो उसमें उपस्थित ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिश्रण से क्या तैयार करते हैं, ग्लूकोज तैयार करते हैं, साथ में क्या बन जाती है, प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन बन जाती है। और ये सब काम एक जो क्लोरोफिल है जिसको आप बोलते हो पर्णहरित, उसकी उपस्थिति में होता है, ठीक है। यही कारण अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर छोटे छोटे यौगिक ऊर्जा के साथ मिलकर के क्या बना लेते हैं, बड़े यौगिक को बना रहे हैं, ये क्या बोला जाएगा, एनाबोलिज्म या उपचय। ये तो एक उदाहरण दिया आपको। हमारे शरीर में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, लेकिन हमारे शरीर में अमीनो अम्ल जो होते हैं उनको जोड़ करके प्रोटीन बनाए जाते हैं, ठीक है। या ग्लूकोज है, कई सारे ग्लूकोज को जोड़ करके स्टार्च या शर्करा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो बनाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है उपापचय। ये आपको किस में देखने को मिलेगा, सिर्फ सजीव वस्तुओं में देखने को मिलेगा, निर्जीव में ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। उसके बाद अगला जो है अंतर वो देखिए, अगले अंतर में हम पढ़ेंगे चेतना का के बारे में, ठीक है। भाई चेतन मन जिसको आप लोगों ने सुना होगा ना कि जो जीव होते हैं उनमें चेतना पाई जाती है, वो अपने चारों तरफ होने वाले किसी भी बदलाव को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, चेतना व संवेदनशीलता, ठीक है, संवेदनशीलता। ये लो जी, सजीव वस्तुओं में चेतना और संवेदनशीलता उपस्थित होती है, निर्जीव में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। चेतना या संवेदनशीलता से क्या मतलब है, जैसे कि मान लेते हैं आप, हम बैठे हैं एकदम से बाहर, मस्त बढ़िया तरीके से मौसम का आनंद ले रहे हैं, और एकदम से पानी की जो बूंद है वो हमारी त्वचा के ऊपर, हाथ हमने ऐसे कर रखा है, और जैसे वो पानी की बूंद जो है वो हाथ पर गिरी, हमें पता लग गया जी क्या है, पानी गिरा है हमारी त्वचा के ऊपर, ठीक है। ये कोई चीज हमें चुभ जाती है, या हमारा हाथ गर्म बर्तन को छू देता है, तो उस समय क्या है, हमें तुरंत पता लग जाता है भी हमारे आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। इधर उधर आप देख जा रहे हो, सामने से आप एक कोई कुत्ता आपकी तरफ भाग करके आ रहा है, आप तुरंत देख लोगे और तुरंत वहां से क्या है, आपने पहचान लिया कि क्या है, दिक्कत हो सकती है। कुत्ता अगर पास आ गया और उसने काट लिया तो टांके लगाने पड़ेंगे जी, डॉक्टर की सुई अलग, पहले तो कुत्ता दांत गड़ाएगा, उसके बाद डॉक्टर सुई गड़ाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन क्या है, हम चेतन मन, हमारा जो है चेतन मन है, और संवेदनशीलता, अब क्या है, हमने उस चीज को महसूस कर लिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। किस तरह की क्रिया करेंगे, क्रियाशील हम बोलते हैं ना, अभी हम क्रियाशील हैं, कार्य करेंगे। अब क्या, उस कुत्ते से बचने के लिए या तो हम क्या करेंगे, आसपास पड़ा कोई पत्थर जो है उस पत्थर को उठा लेंगे ताकि भगा सके, ऐसे डरा सके उस कुत्ते को भी दूर रहे, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, भाग लेंगे, ठीक है। तो हम क्रिया करेंगे किस चीज को लेकर, हमारे आसपास अगर कोई भी बदलाव आता है, उस बदलाव को अगर हम ग्रहण कर पा रहे हैं, उसे देख पा रहे हैं, उसे सुन पा रहे हैं, उसे समझ पा रहे हैं, उसे महसूस कर पा रहे हैं, तो हम क्या है, चेतन है और संवेदनशील है, ठीक है। क्या है, चेतन मन है और संवेदनशीलता है, ठीक है। और जब आप इस तरह के किसी बदलाव को ग्रहित कर लेते हो, उसके बाद आपका जो शरीर जो भी क्रिया करता है, ठीक है, रिस्पॉन्स जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, प्रतिक्रिया जो होगी आपकी, ठीक है, यहां लिख देते हैं हम क्रिया की जगह प्रतिक्रिया, ठीक है। अब तो ठीक है, क्या आपने अपने आसपास जो बदलाव आया उसको ग्रहण किया, उसको सेंस किया, आपने उसको फील किया, और उसको लेकर के फिर जो भी प्रतिक्रिया होगी वो हम दिखाएंगे, ठीक है। अगर सुई चुभी है तो एकदम से हाथ पीछे हट जाएगा, गर्म बर्तन को छुआ हमने, हाथ एकदम से पीछे हट जाएगा।
कुत्ता अगर हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा है तो या तो हम पत्थर उठा लेंगे या भाग लेंगे वहां से। मैं आपको सजेस्ट करता हूं पत्थर उठा लेना, जब भागे तो भाई कुत्ता तेज भाग सकता है, काट लेगा, कंफर्म काटेगा, ठीक है। इसलिए वहां पर थोड़ी हिम्मत दिखा करके खड़े रहो और पत्थर उठा लो। मारना नहीं है, बस डराना है, ठीक है। तो क्या है, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रियाशील रहेगा कब, जब वो चेतन मन का हो और संवेदनशील हो। अगर आसपास आने वाले बदलाव को वो महसूस ही नहीं कर पाएगा तो वो प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो सजीव वस्तुएं हैं वो चेतन मन की होती हैं और संवेदनशील होती हैं ताकि वो प्रतिक्रिया दिखा सके, ठीक है। जरूरी भी है ये, हमारे आसपास का में कोई बदलाव आता है और हमारे लिए नुकसानदायक है तो हमें उस बदलाव से बचना है। उस बदलाव से बचने के लिए क्या है, हमें पता तो होना चाहिए ना कि कोई बदलाव आया, ठीक है। तो ये चीज है। और ये जो गुण हैं, ये जो लक्षण हैं, ये किसमें होते हैं, ये सिर्फ सजीव में होते हैं। आपको बाहर सर्दी में बिठा देंगे, आप ऐसे करने लग जाओगे, लेकिन बाहर गाड़ी खड़ी रहती है, साइकिल खड़ी रहती है, ठीक है, आपने मेज बाहर छोड़ दी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। वो निर्जीव वस्तु है, उसको तापमान के बदलाव से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर तापमान का बदलाव आपको फेस करना पड़े तो अपनी बॉडी में किसी न किसी तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि हम सजीव हैं। मेज कुर्सी को बाहर छोड़ दो, वो निर्जीव है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो चेतना, संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया, ये तीनों क्या है, सजीव वस्तुओं के गुण है, लक्षण है। निर्जीव में देखने को, फिर से काटा मार देता हूं, नहीं मिलते। क्लियर। उसके बाद अगला जो गुण है वो क्या है, अगला गुण है अनुकूलन का। अनुकूलन, अनुकूलन, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं अडेप्टेशन, ठीक है। पीछे हमने चेतना की बात की, चेतना को इंग्लिश में बोलते हैं जी कॉन्शियसनेस, ठीक है। और संवेदनशीलता का मतलब है सेंसिटिविटी, ठीक है। मैं इंग्लिश में लिखना भूल गया, वहां पर ध्यान दें। चेतना का मतलब है कॉन्शियसनेस, ठीक है। हम अवेयर हैं, आसपास आ रहा जो बदलाव है उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चेतन मन का हो गया, हम कॉन्शियस हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं चेतना को। और संवेदनशीलता को हम बोलते हैं सेंसिटिविटी, ठीक है। जो प्रतिक्रियाशीलता है या प्रतिक्रिया है उसको हम नाम देते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं अनुकूलन की, अडेप्टेशन की। मान लेते हैं कि हमारे सराउंडिंग में किसी तरह का कोई बदलाव आ गया, ठीक है। कोई बदलाव आया जिसको हमने महसूस कर लिया, जैसे मान लेते हैं तापमान एकदम से गिर जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस बदलाव को लेकर के खुद को अनुकूल करने की कोशिश करेंगे, बदलने की, ढालने की कोशिश करेंगे। हमारे सराउंडिंग में जो भी बदलाव आएगा हम क्या कोशिश करेंगे कि हमें बचे रहना, वहां पर हमें बचे रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, उस बदलाव के अनुरूप खुद को ढालना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। सरकार जब चाहे सिलेबस चेंज कर दे, ठीक है, कुछ भी नए नियम बना देती, अब उसके अगेंस्ट हम कोशिश करते हैं कि जाएं, लेकिन सरकार की चलती, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें खुद को उनके अनुरूप ढालना पड़ता है। ये जो हमारी वृत्ति है खुद को ढालने की, ये जो हमारा गुण है खुद को ढालने का, इसी को हम बोलते हैं अनुकूलन, ठीक है। ये दीर्घकालिक भी हो सकते हैं, ये लघुकालिक भी हो सकते हैं। अनुकूलन जो है वो लंबे समय से चलता आ रहा था, इसलिए बदलाव आ गया शरीर के अंदर, ठीक है। जैसे हमारे जो पुरखे हुआ करते थे पूर्वज आदि मानव के समय, ठीक है, तो वन मानुष की तरह रहा करते थे, 4 पांव पर चला करते थे। अब हम क्या है, 2 पांव पर चल रहे हैं। तो ये लाखों सालों से जो अनुकूलन का जो क्रिया था वो होता आ रहा है, इसलिए हमारा जो शरीर है अब चारों अपने पांव पर ना चल करके क्या है, हम सिर्फ 2 पांव का इस्तेमाल करते हैं। और 2 जो हमारे पांव होते थे उनको हमने किस में तब्दील कर लिया, हाथों में तब्दील कर लिया। ये दीर्घकालिक अनुकूलन है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ठंड लग रही है और आपने स्वेटर डाल लिया, या रोशनी आपकी आंखों में एकदम से गई तो आपकी आंखें एकदम से बंद हो गई, ये क्या है, लघुकालिक अनुकूलन है। तेज रोशनी में आप देख नहीं सकते सीधा, तो आपकी आंखों के अंदर ये जो आइरिस है ये सिकुड़ेगा, लेंथ, ये जो प्यूपिल होगा इसका जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, लघुकालिक अनुकूलन होगा। और ये जो अनुकूलन की प्रक्रिया है, अनुकूलन की प्रक्रिया सिर्फ सजीव वस्तुओं में देखने को मिलेगी। यहां तो होंगी लेकिन यहां देखने को
नहीं मिलेगी। मैं फिर से बोल देता हूं, अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन होता है अपने चारों तरफ, अपने सराउंडिंग में, अपने वातावरण में कोई भी अगर बदलाव आता है तो उस बदलाव के अनुरूप जीव जो है, सजीव जो है, वो खुद को ढाल लेते हैं। ठीक है, वातावरण में आने वाले बदलावों के अनुरूप खुद को ढालने की जो क्षमता है उसी को हम क्या नाम देते हैं? अनुकूलन नाम देते हैं। और ये जो अनुकूलन है ये किसकी है? सिर्फ सजीव वस्तुओं की ही का ही लक्षण है, गुण है, निर्जीव वस्तुओं में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद सजीव वस्तु में पोषण, न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है इसको हम इंग्लिश में क्या नाम दे देते हैं जी? न्यूट्रिशन। देखिए, किसी भी घर में रखी हुई टेबल या कुर्सी को, ठीक है, टीवी को, फ्रिज को आपने खाना नहीं खिलाया होगा। क्यों नहीं खिलाया होगा? क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उनमें आंतरिक वृद्धि होती नहीं है। आप उनमें जैसा लेकर के आते हैं वैसा ही वो पड़े रहते हैं। ठीक है, समय के साथ साथ पुराने होकर के, कमजोर होकर के टूट फूट जरूर हो जाते हैं उनमें, लेकिन उनमें शारीरिक वृद्धि जो है वो देखने को नहीं मिलती है। और पोषण की जो क्रिया है, न्यूट्रिशन की जो क्रिया है, वो सिर्फ शारीरिक वृद्धि के लिए चाहिए, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। सजीव जो होंगे उन्होंने क्या करना है? उनको ऊर्जा की जरूरत होती है, उनको शारीरिक वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो पोषक तत्वों को और ऊर्जा के लिए उन्हें पोषण की जो क्रिया है वो देखने को, उनको परफॉर्म करनी पड़ती है, उनको पोषण जो है वो चाहिए। ठीक है, तो ये किसका है? सिर्फ सजीव वस्तुओं का गुण है, निर्जीव में देखने को नहीं मिलेगा। अब पोषण जो है वो दो तरह से, जो सजीव होंगे वो दो तरह के हो सकते हैं, एक स्वपोषी और दूसरा परपोषी। स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रोफिक, जो अपना जो पोषक तत्व है खुद ब खुद बना लेते हैं, और परपोषी जो दूसरों से लेते हैं। अपना जो फूड है, अपना जो भोजन है वो किसी दूसरे प्राणी से लेंगे तो उसको आप बोलेंगे हेट्रोट्रोफिक या परपोषी। और अगर वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, अपना भोजन खुद बना रहे हैं, तो वो क्या हो गए? स्वपोषी या ऑटोट्रोफिक। ठीक है, तो पोषण की जो क्रिया है वो किसका गुण है? वो है सिर्फ सजीव वस्तुओं का गुण, निर्जीव में देखने को नहीं मिलेगा। पोषण के बाद श्वसन है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा एक उपापचय में, अपचय के लिए जो बताया था आपको श्वसन, जिसमें ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीकरण की जो क्रिया है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में टूट जाता है, तो उसको हम नाम देते हैं रेस्पिरेशन या श्वसन। अब ये जो प्रक्रिया है, ये जो श्वसन की क्रिया है, ये ऊर्जा, क्योंकि आपने पोषक तत्व ले लिए, अब उन पोषक तत्वों के अंदर जो समाहित ऊर्जा है उसको फ्री करवाना है, उसको आजाद करवाना है, ताकि आपकी कोशिका उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सके। तो उसके लिए जरूरी होता है श्वसन का, जो श्वसन की जो क्रिया है वो। ठीक है, ये दो तरह की हो सकती है, एक वायवीय और दूसरा अवायवीय। ठीक है, वायवीय का मतलब एरोबिक, यानी कि जो हवा की उपस्थिति में होगी वो रेस्पिरेशन या वो श्वसन जो हवा की उपस्थिति में होगा, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, तो वो एरोबिक या वायवीय। और अवायवीय का मतलब हवा की अनुपस्थिति में होगा, यानी कि एन एरोबिक। ठीक है जी, एन एरोबिक। क्लियर है? तो श्वसन जो है वो सजीवों का गुण है। किसका गुण है? सजीवों का गुण है। इसमें दो तरह की प्रक्रियाएं देखने को मिलती है, एक हवा की उपस्थिति में और एक हवा की अनुपस्थिति में। हवा की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को आप बोलते हैं वायवीय श्वसन, और हवा की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम बोलेंगे अवायवीय या एनारोबिक। ठीक है, आजकल वायवीय के लिए ऑक्सी और इसके लिए अनऑक्सी, ठीक है, यूज करते हैं आजकल हम। तो श्वसन जो है वो किसमें देखने को मिलेगा? सजीव वस्तु में देखने को मिलेगा, निर्जीव वस्तु में देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा देखो परिसंचरण। परिसंचरण क्या? अब आपका जो पाचन तंत्र है वो तो एक अंग तंत्र है। ठीक है, आपके शरीर में कोशिकाएं तो आपके अंगूठे तक, पांव के अंगूठे तक कोशिकाएं प्रेजेंट है, जबकि आप पोषण जो ग्रहण करोगे शरीर में वो सिर्फ आपके पाचन तंत्र के अंदर ही होगा सारा काम। ठीक है, और आपकी जो छोटी आंत है
वो पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, पोषक तत्वों को अवशोषित कर रही है छोटी आंत, जबकि वो पोषक तत्व चाहिए आपके सिर के अंदर उपस्थित कोशिकाओं को भी, आपके पांव के अंदर उपस्थित कोशिकाओं को भी। ठीक है, ये जो छोटी आंत से लेकर के पोषक तत्व जो है वो सिर के कोशिकाओं या पांव की कोशिकाओं या हाथ की उंगलियों की कोशिकाओं तक कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए परिसंचरण तंत्र चाहिए। ठीक है, रक्त, हृदय और जो धमनी और शिराएं हैं वो परिसंचरण तंत्र को बनाती हैं। इस तरह इसको बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, परिसंचरण को क्या बोला जाता है? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और ये पोषक तत्वों को शरीर ही के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का काम करता है, चाहे वो पोषक तत्व हो या अपशिष्ट पदार्थ हो। अब कोशिकाओं में जब श्वसन की क्रिया होगी तो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है श्वसन में, ये आपके फेफड़ों तक कौन पहुंचाता है? परिसंचरण तंत्र ही पहुंचाता है। ठीक है, तो परिसंचरण की जो क्रिया है वो भी किसमें देखने को मिलेगी? आपको सजीवों में देखने को मिलेगी, निर्जीवों में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो है वो क्या है? उत्सर्जन। अभी मैंने नाम लिया कि श्वसन में आपकी जो कोशिकाएं हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती हैं। क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बनाती हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में तो उपयोगी नहीं है, हाँ पौधों के लिए उपयोगी है क्योंकि वो ग्लूकोज बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, लेकिन हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई उपयोग नहीं है, हम किसी भी जगह उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारे लिए वो क्या हो गया? अपशिष्ट पदार्थ हो गया। और अपशिष्ट पदार्थों को अब घर के अंदर कचरा जो बनता है डेली का डेली, जैसे सब्जी के छिलके हो गए हैं और बहुत कुछ धूल मिट्टी कण आता है, वो घर में थोड़ी ना इकट्ठा करते हो। घर में इकट्ठा करोगे तो आप खुद कहाँ रहोगे, क्योंकि 2 दिन के बाद में उसमें सड़ान आनी शुरू हो जाएगी, और जैसे सड़ान आनी शुरू होगी हमें नाक बंद करके रुमाल रख करके कोई घर में आना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि माहौल जो है वो घर का क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अगर आप गंदगी को घर में ही रखेंगे तो क्या करते हो? आप गंदगी को घर से बाहर फेंक देते हो, या तो कचरे वाली गाड़ी आती है या आप जो है कूड़ेदान में जाकर के डाल के आते हो ना। वैसे ही शरीर के अंदर जो विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं उस दौरान क्या बनता है? अपशिष्ट पदार्थ बनता है। और ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं ये हानिकारक होंगे अगर शरीर में बने रहें। अगर ये अपशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या यूरिया है ये शरीर में बना रहा तो क्या होगा? हमारे लिए हानिकारक होगा। और इनसे होने वाली हानि से कैसे बचा जा सकता है? जब आप इस तरह के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दें। इस तरह के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है उसको हम नाम देते हैं उत्सर्जन। क्या नाम देंगे जी? उत्सर्जन। क्या नाम देते हैं? उत्सर्जन। ठीक है, या इंग्लिश में एक्सक्रीशन। ठीक है, क्या नाम देंगे? उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। और इसमें हम क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स यानी कि अपशिष्ट पदार्थों का अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। ठीक है, अब कोशिका निर्जीवों में है नहीं तो अपशिष्ट पदार्थ भी निर्जीवों में नहीं बनते। ठीक है, इसमें जब कोशिका है ही नहीं तो क्रियाएं नहीं हो रही, क्रियाएं नहीं हो रही तो अपशिष्ट पदार्थ भी नहीं बन रहे, यानी कि उत्सर्जन इनमें भी नहीं होता। ये जो उत्सर्जन है ये निर्जीवों में देखने को नहीं मिलता, ये सिर्फ किनका गुण है? सजीव वस्तुओं का गुण है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। अपशिष्ट पदार्थों में आपके कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, यूरिया आ जाती है, ठीक है, एक्सेस साल्ट आ जाता है, जरूरत से ज्यादा जो लवण है हमारे शरीर में एक्सेस साल्ट, ये सब हमारे शरीर में क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। आपकी त्वचा जो है वो इस एक्सेस साल्ट को बाहर निकाल देती है। कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे जो फेफड़े हैं वो बाहर निकाल देते हैं। यूरिया को कौन बाहर निकालता है? उत्सर्जी, जो हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है क्या? वृक्क, या जिसको हम बोलते हैं किडनी। ठीक है, ये सारा सिस्टम किसमें प्रेजेंट होगा? ये सिर्फ सजीव वस्तुओं के अंदर, सजीवों में ही देखने को मिलता है, निर्जीवों में देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद में देखिए सजीवों के कुछ अन्य जो अंतर हैं निर्जीवों से, यानी कि सजीवों के कुछ ऐसे लक्षण जो निर्जीवों में नहीं देखने को मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं जी? एक है प्रजनन। प्रजनन का मतलब रिप्रोडक्शन। ठीक है,
जो सजीव प्राणी हैं, सजीव वस्तुएं हैं, वही प्रजनन करती हैं। प्रजनन का मतलब क्या है? अपनी ही तरह के दूसरे सजीव प्राणियों का निर्माण। ठीक है, अपनी ही तरह के दूसरे प्राणियों का निर्माण करना प्रजनन बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये हम लोग देखते हैं भी गाय भैंस कुत्ता बिल्ली हम लोग पालते हैं। ठीक है, उनमें जनन की क्रिया होगी और उनसे बिल्ली है तो बिल्ली के बच्चे पैदा होंगे, कुत्ता कुत्तिया है तो उससे बच्चे पैदा होंगे, गाय है तो बछड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या है, वो अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए प्रजनन की जो क्रिया है उसको करवाते हैं। ठीक है, प्रजनन सिर्फ सजीव वस्तु में देखने को मिलता है। कभी आप देखते हो भी, आप 4 साल पहले टीवी लेके आए थे जी, ठीक है, बड़े वाला टीवी लेके आए थे जी, और 6 महीने में क्या हो गया, जो टीवी के ना छोटा सा एक टीवी और हो गया, तो वो जो छोटा टीवी हमने बाहर लगवा लिया। ऐसा नहीं देखने को मिलता। या हम जी पिछली बार जो है ना, वो इतना बड़ा फ्रिज लेके आए थे और 2 ही महीने में वो तो उसने छोटे से फ्रिज को जन्म दे दिया। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये जो कुर्सियां हैं या जो मेज है, ये बच्चों को जन्म नहीं देते। ठीक है, निर्जीव वस्तुएं प्रजनन की क्रिया नहीं करती। कौन करता है? सिर्फ सजीव वस्तुएं करती है। और प्रजनन है क्या? अपनी तरह के दूसरे जीवों को बनाना, दूसरे जीवों को का निर्माण करना, ये क्या है? प्रजनन है। और ये किस में मिलता है? सिर्फ सजीव वस्तुओं में मिलता है। हाँ, होती है अलग अलग तरीके से हैं। ठीक है, एक कायिक प्रवर्धन होता है, या जिसको हम बोल देते हैं जी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, दूसरा अलैंगिक जनन, और जिसको हम बोल देते हैं जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा होता है जी लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, अलग अलग तरीके का हो सकता है, लेकिन ये जो प्रजनन है ये होगा किसमें? सिर्फ सजीव वस्तुओं में। कायिक प्रवर्धन मतलब उसकी जो काया है उसी का कोई भाग अलग हो गया और उससे नया जो जीव है वो बन गया। जैसे पौधों में, गुलाब के पौधे की हमने कोई डाली काट दी, मिट्टी में लगाई, और वो जो मिट्टी में डाली लगाई थी वो क्या हो गया? नया पौधा जो है गुलाब का वो बना देता है। तो उसको हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। या फिर अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या है? इनमें जी संभोग की क्रिया नहीं होती और इनके अंदर संभोग की जो क्रिया है वो देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें एक ही जो पेरेंट है वो इन्वॉल्व होता है। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है, एक अकेला जीव जो है वो इसको करवा सकता है। इसमें कम से कम 2 जीवों की जरूरत पड़ती है, एक नर और दूसरा मादा। ठीक है, तो प्रजनन की जो प्रक्रिया है वो सजीवों में देखने को मिलती है, निर्जीवों में देखने को नहीं मिलती। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो गुण है वो देखिए कौन सा है, वो है जी गति एवं चलन, जिनको हम बोल देते हैं इंग्लिश में क्या? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट का मतलब गति और लोकोमोशन का मतलब चलन। ठीक है, इन दोनों में फर्क समझ लेते हैं पहले। देखिए, चलन जो है वो भी एक तरह की गति है। ठीक है, चलन जो है वो भी क्या है? एक तरह की गति है। अब क्या है, मैं एक जगह पर खड़ा हूं, ठीक है, और मैं अपने हाथ पांव मिला रहा हूं सीधा, जैसे अब मैं जो है वो मैं गति कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं गति कर रहा हूं, इवन मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं और उसके बाद भी मैं बोल रहा हूं अगर, तो गति हो रही है। ठीक है, मैं बोल भी नहीं रहा हूं तो मेरा जो दिल है वो लगातार धड़क रहा है। मेरी जो भोजन नलिका है या मेरा जो पाचन तंत्र है उसमें जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, भोजन नलिका है, वो संकुचित हो रही है। ठीक है, वो भी क्या है? गति है।
समझ में आ रही है बात। और दूसरा होता है जी लोकोमोशन या चलन। उसमें क्या है, मैं एक ही जगह पर स्थिर नहीं खड़ा रह सकता, ठीक है। मैं अगर लोकोमोट करूंगा यानी कि मैं चलन की क्रिया को दिखाऊंगा तो मेरी क्या है, पोजीशन में बदलाव आ जाएगा, यानी कि मैं एक जगह पर खड़ा नहीं हूं। अब अगर मैं यहां से यहां गति करता हूं तो ये अकेली गति नहीं हो गई, ये क्या हो गया है, चलन हो गया है, जिसको हम बोल देते हैं लोकोमोशन, ठीक है। अब जो लोकोमोशन है ये जंतुओं में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, जंतुओं में देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि एनिमल्स का गुण है ये, और एनिमल्स क्या है, सजीव, ठीक है। दूसरा मूवमेंट जंतुओं में भी देखने को मिलती है, ठीक है, और पादपों में भी देखने को मिलते हैं, पादपों एवं जंतुओं दोनों में। मैं सीधा यहां लिख देता हूं, पादप एवं जंतु दोनों में, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के अंदर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो गति और चलन का जो लक्षण है ये सिर्फ सजीव वस्तुओं का लक्षण है। हालांकि अपवाद है, अपवाद यहां पर भी है। अपवाद क्या है, निर्जीव वस्तुएं भी चलती हैं। आपने गाड़ी को सड़क पर दौड़ते हुए देखा होगा धड़ल्ले से, आपके घरों में कमरे के अंदर पंखा लगा होगा, वो भी गति कर रहा, लेकिन वहां पर जो गति हो रही है उस गति के लिए, निर्जीव वस्तुओं को गति के लिए बाह्य ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। बाहर से उनको ऊर्जा की सप्लाई आपको देनी पड़ेगी अगर उन्हें चलाना है। तो गाड़ी ऐसे नहीं चल रही है, गाड़ी में आपने पेट्रोल डाला, पेट्रोल से ऊष्मा जो है वो निकली और उससे जो इंजन है वो चलना शुरू हुआ, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प से वो दौड़ रही है गाड़ी, ठीक है। ये जो आपके कमरे में पंखा चल रहा है या गर्मियों में आप पंखा जो चलाते हो, कूलर आप चलाते हो, उसके अंदर जो गति है वो बिजली की जो ऊर्जा है उससे चलती है। लेकिन हमारे शरीर में अपन ने कोई यहाँ सॉकेट थोड़ी ना फिट कर रखा है और तार में हाँ ऑन करेंगे तो तब तो हम चलेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, और वरना रुक जाएंगे, ऐसा नहीं। बैटरी नहीं फिट हमारे अंदर, ठीक है। हमारे अंदर क्या है, जो हमारा पोषक तत्व जो हम लेते हैं, जो हम भोजन करते हैं, उसी से हमें आंतरिक ऊर्जा मिलती है। सजीव वस्तुओं में जो गति और चलन की क्रिया होती है उसके लिए जो ऊर्जा होनी चाहिए वो आंतरिक ऊर्जा है, यानी कि कोशिकाओं के अंदर श्वसन की जो क्रिया हो रही है उससे निकलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं सजीव गति या चलन दिखाने के लिए। लेकिन निर्जीवों में अगर, पहली बात तो गति होती नहीं है, ठीक है, और अगर कोई निर्जीव वस्तु गति दिखाता भी है तो उस गति के होने के लिए बाह्य जो स्रोत है ऊर्जा का वो क्या होगा, बाह्य स्रोत होगा, किसका, ऊर्जा का, ठीक है। तो बाह्य स्रोत की जरूरत पड़ती है। निर्जीवों को गति अगर दिखानी पड़े तो यहां पर आंतरिक ऊर्जा से ही काम चल रहा है। समझ में आ रही है बात। इसके बाद में लास्ट के दो मुख्य लक्षण जो है वो मैं आपको बता देता हूं, यहीं पर लिख देते हैं अपन नीचे। क्या, एक जीवन काल, एक क्या है, जीवन काल, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोल देते हैं जी, लाइफ स्पान, ठीक है। कोई भी सजीव हो, कोई भी सजीव प्राणी हो, उसका एक निश्चित जीवन काल होता है, ठीक है। जीवन काल का मतलब है जन्म से लेकर के मृत्यु तक का समय काल, ठीक है। वो समय जो जन्म और मृत्यु के बीच में वो प्राणी जो है वो इस धरती पर बिताता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीवन काल बोलते हैं। और ये भी जो है ये किसका लक्षण है, सिर्फ सजीवों का लक्षण है। निर्जीव जो है, अब मान लेते हैं अपन कोई सजीव ऐसा हो सकता है जिसकी उम्र 100 साल हो, 150 साल हो, 200 साल हो सकता है कोई ऐसा पुराने समय में जीव रहा हो जिसकी उससे भी ज्यादा हो, लेकिन जिसका जन्म हुआ है उसका एक निश्चित जीवन काल होगा और उस जीवन काल को समाप्त करने के बाद वो अंतिम लक्षण सजीव का कौन सा, मृत्यु, ठीक है, यानी कि डेथ, इसको प्राप्त करेगा, ठीक है। इंसान का जन्म होता है, जन्म से उसके जीवन काल की शुरुआत हो गई और वो हो सकता है 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, जितने भी उम्र वो जिएगा, वो यानी कि उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो काल है वो क्या है, उसका जीवन काल है या लाइफ स्पान इंग्लिश में अपन बोलते हैं। और जैसे ही जीवन काल जो है, जब जीवन काल पूरा हो जाएगा तो उस समय जो सजीव होगा, जो प्राणी होगा, वो किसको प्राप्त करेगा, वो मृत्यु को प्राप्त करेगा। मृत्यु क्या है, मृत्यु जीवन की सभी क्रियाओं का बंद पड़ जाना। क्या, जीवन की जितनी भी क्रियाएं हमने अभी पढ़ी जिसमें कोशिका मृत पड़ जाते हैं,
जो संगठन है उसकी सारी कोशिकाएं मृत पड़ जाती हैं। श्वसन का, पोषण का, उत्सर्जन का, परिसंचरण का, प्रजनन का, ठीक है, गति, वृद्धि, सब कुछ बंद पड़ जाएगा। यानी कि जीवन की जो क्रियाएं, हर एक क्रिया जीवन की जब बंद पड़ जाएगी, तब हम उस अवस्था को क्या बोलते हैं? उस अवस्था को हम बोलते हैं मृत्यु। ठीक है, तो जीवन काल सजीवों का होता है, निर्जीवों का कोई जीवन काल नहीं है, वो तो बना दिए गए। ठीक है, बना दिए गए, अगर आप उनको खत्म नहीं करोगे तो वो पड़े रहेंगे। समझ में आ रही बात? लाखों साल पहले पहाड़ बने होंगे और तब से लेकर के वो अभी तक वैसे ही है। ठीक है, उनको जब तक आप पीसोगे नहीं तब तक वो पहाड़ ही रहेंगे, मिट्टी नहीं बनेंगे, कंकड़ नहीं बनेंगे। ठीक है, तो उनका कोई जीवन काल नहीं होता, वो बनते हैं। ठीक है, अगर वो किसी वजह से नष्ट नहीं होते हैं तो वो बने ही रहेंगे। कुर्सी आप ले आए, ठीक है, ये थोड़ी ना अभी आपने तोड़ दी तो हो गया काम खत्म जी, इसका जीवन इतना ही था। वो कुर्सी का कोई जीवन काल नहीं। ठीक है, ठीक है, वो एक उसने अपना रूप बदल लेगी, वो टूट गई है तो आप क्या करोगे? कबाड़ी वाले को दे दो, कबाड़ी वाले क्या करेगा? उसको रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में भेज देगा, कोई रिसाइकिल करवा करके कुछ नया बन जाएगा उससे। ठीक है, तो जीवन काल जो है निर्जीव वस्तुओं का देखने को नहीं मिलता। और जब जीवन ही नहीं है, ठीक है, जीवन ही नहीं है तो इनके अंदर मृत्यु भी नहीं होती। मृत्यु भी केवल और केवल किसका गुण है? सिर्फ सजीव वस्तुओं का। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हमारा जो शरीर है वो यहीं से लिया गया है, सिर्फ बाहर से क्या आती है? आत्मा आती है, और बाहर वापस क्या जाती है? आत्मा ही जाती है। क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? ठीक है, तो जन्म जब होता है तो हम क्या है? तत्वों का इस्तेमाल करके हम अपना शरीर बनाते हैं, और जब मृत्यु हो जाती है तो वो तत्व यहीं रह जाते हैं, आत्मा जो है वो चली जाती है। लेकिन यहाँ तत्व यहीं थे, यहीं रहेंगे। ठीक है, इसमें कोई आत्मा नाम की चीज नहीं है। आत्मा मतलब जीवन, जिसको मैं बोल रहा हूं। इनमें जीवन जो है, उन तत्वों में जब जीवन आया तो जन्म हो गया, और उन तत्वों में से जब जीवन चला जाएगा तो क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। बाकी तो सब क्या है? पदार्थ है, तत्व है, मैटर की फॉर्म है। समझ में आई बात? तो ये आज का लेक्चर था। सजीव और निर्जीव क्या है, सजीव और निर्जीवों के लक्षण जो हमने अंतर के तौर पर पढ़े। इन चीजों में अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए होंगे। ठीक है, अपनी अगली वीडियो के साथ मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे हिम्मत चाहिए इस तरह के मुद्दों पर, इस तरह के विषय पर, इस अगला जो मैं टॉपिक है वो लेकर के आ सकूं। ठीक है, हिम्मत बनाने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी लगे हाँ कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं, कुछ बढ़िया पढ़ा रहा हूं, लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। तभी मुझ में थोड़ी हिम्मत भी पैदा होगी और मैं दूसरा कोई वीडियो जो है वो लेकर के आ पाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।